शानदार तेजी। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर और निफ्टी 21,000 के ऊपर काम कर रहा है इस वक्त। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, बेहतरीन नंबर, 2000 से ज़्यादा शेयर्स में तेज़ी है और मात्र 948 नीचे, यानी हर एक के सामने दो से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। मिड कैप में 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी है। एक सॉलिड ग्राउंड इसने फिर बनाया है। आज के मेहमान सरवेन जी हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। सरवेन जी, क्या हाल है निफ्टी बैंक निफ्टी का? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, निफ्टी ने तो जितने सोचे थे सारे टारगेट्स कर लिए। पॉसिबली अब बैंक निफ्टी के लिए 48,500 जैसे टारगेट्स आई थिंक पेंडिंग है। तो आई थिंक अगर थोड़ी आउट परफॉर्मेंस यहाँ से रही तो बैंक निफ्टी में जगह है। बनिस्पत अगर बैंक निफ्टी 47,500 47,600 की रेंज निकाल लेता है तो आई थिंक और एक 700-800 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में बनती हुई दिख रही है। बट निफ्टी ने मोटा मोटी सारे जितने मैंने, अब एटीएच में होता है कि अब आप क्रिएटिवली सोचते हैं कि और कितने टारगेट्स आ सकते हैं, तो आई थिंक जितने सोचे थे सारे आ गए। तो अब जिनके पास है आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे से बने रहे। बाकी आई थिंक बैंक निफ्टी में जगह है। अगर 47,600 के ऊपर बंद होता है तो आई थिंक आपको एक बार और एक 500-700 पॉइंट का उछाल मिलेगा जो आपको 48,500 की तरफ लेके जाएगा। जी, 48,500 की तरफ तैयारी आते हुए दिख रही है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल है सुरेंद्र शर्मा का, मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुरेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी नमस्कार। अब मेरे पास 1100 शेयर हैं आईओसी के 120 के भाव पे, और उसके बाद कुछ बोनस आया तो 1650 हो गए हैं। ओके, तो अभी इनका आगे टारगेट क्या है, कब तक इसको होल्ड कर सकता हूँ? आपने कब खरीदे थे ये जब ये लॉकडाउन हुआ था ना, ये कोरोना के टाइम में 2020-21 में खरीद। तो आपकी कॉस्ट 120 है? हाँ। ओके सरवेन जी, 120 पे खरीदा तो 120-35 ही चल रहा है इस समय आईओसी में, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक जैसे इन्होंने बोला इनको कुछ शेयर्स और भी मिले हैं और इनकी क्वांटिटी अब 1600 हो गई है, तो प्रोपोर्शनेटली इनका प्राइस कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली आई थिंक प्रॉफिट में बैठे होंगे और प्रॉफिट में होंगे। आई थिंक देखिए, ओएमसीज के लिए हम यही बोल रहे थे लास्ट शो में भी कि भाई देखिए, एक बार क्रूड में हमको लगता है कि 65 के टारगेट्स, स्पेशली 65 के आसपास का एरिया है, वहां पे आता है। तो इस बार 68 से वापस ये मूव तो चला है। तो अब यही देखना है कि जब क्रूड का बेस बनेगा, अगर बन गया है या बनने वाला है ऐसा हमारा मानना है, तो उसके बाद उस समय आई थिंक ओएमसीज में थोड़ा मुनाफा बांध लेंगे जो ऊपर में, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा 140-150 के ऊपर जाके शेयर टिक नहीं पाया है अभी तक लास्ट 2-2.5 सालों से। तो आई थिंक ऊपर जाए अगर 140 के आसपास, तो आई थिंक थोड़ा मुनाफा बांधने का भी ध्यान यहाँ पे रखें। आधी क्वांटिटी बेचें, आधी ऑलमोस्ट इनकी आधी में काफी कॉस्टिंग इनकी कम हो जाएगी। बट 140-150 की रेंज किसी कारण से अगर आती है तो थोड़ा मुनाफा बांधने की राय है इनको यहाँ। ओके, थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें लेना चाहिए, कॉस्ट आपकी नीचे होगी। आरएस संधू है दिल्ली से। संधू जी नमस्कार, पूछिए सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी नीरज जी। जी नमस्कार सुरेंद्र जी। हाँ जी, मेरे पास ना एक्चुअल क्या है कि ये वेस्टर्न के 3200 शेयर हैं 48 की एवरेज पे, और ट्राइडेंट के हैं 1000 शेयर 10 रुपए की एवरेज है मेरी। अब मैं सोच इनको बेचूं या रखूं अभी? संधू जी, पहला सवाल, पहला स्टॉक का नाम तो बताइए। वेस्टकॉन इंजीनियरिंग। वेस्टकॉन अपना 48 की एवरेज है, 3200 शेयर है मेरे पास जी। और दूसरा ट्राइडेंट है 10 की एवरेज है, 1000 शेयर है मेरे पास। इनको अभी तक रखूं या बेचूं? आपकी कंपनी में शेयर में पैसे लगाने हैं। सरवेन जी, वेस्टकॉन इंजीनियरिंग 3200 शेयर है, 48 रुपए इनकी कॉस्ट। देखिए, यहाँ पे एक अच्छा अभी तो फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है वेस्टकॉन में, और शेयर काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब जो लाइफ और कलर दिखा रहा है, तो जब मोमेंटम चल रहा है और चीज अच्छी लग रही है, तो आई थिंक हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप प्रॉफिट में बने रहें, थोड़ा प्रॉफिट में ही रिस्क लें। और मेरे हिसाब से तकरीबन 68 के आसपास 6740 का एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में फिलहाल बने रहें। और किसी कारण से अगर 6740 का स्टॉप लॉस अगर किसी कारण से अगर ट्रिगर होता है, तो आप आधी क्वांटिटी एटलीस्ट बेच लें, तो आपकी आधी क्वांटिटी नीचे वाली ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी। तो ये मेरी इनके लिए राय रहेगी कि वेस्टकॉन में तो बने रहें स्टॉप लॉस लगा के। और जहां तक रही दूसरा इनका शेयर ट्राइडेंट, आई थिंक वहां पे भी इनके ठीक ठाक पैसे बन रहे हैं। और स्टॉक में अब जो ये जो फिलहाल जो 2020-21 के बाद जो करेक्शन आया है, उसमें यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है, बाजार के साथ अब चल नहीं पा रहा है किन्हीं कारणों से। तो मेरी राय रहेगी कि इसमें भी ऊपरों में थोड़ा मुनाफा बांधने की कोशिश करें। आई थिंक 40-45 की रेंज में अगर आता है तो थोड़ा मुनाफा बांधे। ओके, थोड़ा मुनाफा दोनों में बांधना चाहिए आपको। प्रियांक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। प्रियांक, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। पूछिए सर।
सर मेरे पास एस्ट्रॉल का शेयर है 1980 का, वहाँ शेयर है मेरे पास। एस्ट्रल जी सर। 1980 अभी चल रहा है 1921। सरन जी, एस्ट्रल पाइप बनाने वाली कंपनी है ये, पाइप पेंट एडेसिव सब कुछ है इनके पास आजकल। तो 1980 पे चल रहा है जी। देखिए, इसको अगर आप देखें तो उम्मीदें इससे बहुत हैं, लेकिन ये ब्रेकआउट किन्हीं कारणों से नहीं कर पा रहा है। तो 21-22 के जो इसके टॉप रहे तकरीबन 2000 के आसपास, उन एरिया 1950-2000 पे काफी सेलिंग इसमें रेगुलरली आ जा रही है। तो किन्हीं कारणों से उन एरियाज को नहीं निकाल पा रहा है। मान के मैं यही चलूंगा, जब स्टॉक 2-2.5 साल से किन्हीं एरियाज पर अटकता है तो डेफिनेटली वहां पे डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है। बिना डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के आप किसी चीज को रोक नहीं सकते हैं ऊपर जाने से। तो आई थिंक थोड़ा अलर्ट रहे। 1950-2000 का एरिया है। 15 दिन इसको 10 to 15 वर्किंग डेज और दे दें। अगर उसमें ये ब्रेकआउट हो जाता है 2000 के ऊपर तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे हिसाब से तो इनको 2-2.5 साल की रेंज के अपर एंड पे है, थोड़ा मुनाफा इनको यहाँ बांधना चाहिए। ओके। दो बैंकों पे आपकी राय चाहिए मेरे को, एक तो आरबीएल बैंक पे और एक जेके बैंक पे। देखिए, आरबीएल में अगर आप देखें तो आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा था पहले। अब आई थिंक वो कैचअप यहाँ पे डेफिनेटली चल रहा है। और मानना यही है कि जब मोमेंटम पकड़ा है और बैंक निफ्टी से पहले अब बैंक निफ्टी से पहले चलने की कोशिश कर रहा है हर लेग में। तो आई थिंक जब तक बैंक निफ्टी का, जैसे मैंने बोला, रुझान पॉजिटिव है, आई थिंक बने रहे आरबीएल में। नए रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं बनेंगे, बट फिलहाल जिनके पास है उनको आई थिंक 254 के स्टॉप लॉस से आरबीएल में बने रहना चाहिए। और जम्मू कश्मीर बैंक में? देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक में मेरे पास बहुत क्लियर व्यू नहीं है इस समय, तो मैं इसको आज पास करना चाहूंगा। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। राज का जालंधर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राज जी नमस्कार। नमस्ते सर। बताइए सर। सर मेरे पास उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 10,000 शेयर 51 के भाव से, और इसके फंडामेंटल कैसे है ये जानने थे मैंने, और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा ये। ओके सरवेंद्र जी बताइए। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 51 रुपये पे इन्होंने 10,000 शेयर खरीदे। जी देखिए, खरीदो तो है, लेकिन इनको व्यू सब थोड़ा लॉन्ग टर्म चाहिए। यहाँ पे डेटा उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। आई थिंक हार्डली कुछ 5-6 महीनों के ही कैंडल्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो बहुत ज्यादा तो मैं इनको यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 48-50 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो जब तक वहां पे उसके ऊपर बना हुआ है तब तक आई थिंक चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके राज जी, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस या एसएमई फाइनेंस वाली कंपनीज हैं, उनके लिए मैक्रो पिक्चर तो बहुत कंड्यूसिव है, बहुत बढ़िया है। और अभी भी यहाँ से आप देखिए बैंक सारे चल ही रहे हैं, बड़े छोटे सब तरह के, तो इनके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। कंपनी स्पेसिफिक में कैसे आप अपने एरिया में रिकवरी करते हैं, कैसे आप अपना क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे ना कि एक इलाका तो बहुत अच्छा है जिसके अंदर आपको बिजनेस करना है, लेकिन उसमें आप इंडिविजुअली कैसे परफॉर्म कर पाते हैं ये भविष्य में तय होगा। इसलिए क्योंकि बैंक का काम होता है पैसा देना और उसको वसूलना, तो रिकवरी कितनी अच्छी हो पाती है, मार्जिन कितने अच्छे मेंटेन कर पाते हैं, इस पर तय होगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेक्टर बहुत अच्छा है, इंडिविजुअली कैसा परफॉर्म करती है आपको हर क्वार्टर में चेक करना पड़ेगा। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको 3-3 महीने में जिनके नतीजे आते हैं तो उसमें देखना चाहिए कि इनका कैसे मार्जिन मेंटेन हो रहा है और कितनी अच्छी क्रेडिट ग्रोथ लेके चल रहे हैं। अगला सवाल है आशीष का, कोटा राजस्थान से। आशीष जी नमस्कार, पूछिए सर। सर नमस्ते, मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं 174.90 की रेट पे। कैसे इसको भी होल्ड करना है या फिर ऐड ऑन कर सकते हैं और शेयर्स को? तो बस सही समय पे लिया था आपने। कब लिया था ये? सर फर्स्ट लॉकडाउन में सर मैंने देखा 74 रुपये में ले लिया था। अब उसमें 1 जीरो आगे लगा लो आप, उतने का हो गया ये। क्या करना चाहिए, और खरीद ले क्या? नहीं, और तो खरीदने की राय नहीं रहेगी। पहली बात तो एक अच्छा ट्रेड उन्होंने होल्ड किया, इसके लिए इनको मुबारक। आई थिंक उस ट्रेड में बने रहें। और अब तो इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो काफी डीप स्टॉप लॉस भी अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके लिए मैं कारण ये बता रहा हूँ कि भाई जो इसके जो 2000 के जब इसने इनिशियली जब अपने हाइज बनाए थे, वो सारे के सारे हाइज इसके 2015-16 के थे, और 15-16 के बाद से परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो 15-16 के इसके हाइज थे तकरीबन 586-600 के आसपास। तो आई थिंक अब लॉन्ग टर्म ये जो ब्रेकआउट हुआ है, जब तक 600 के नीचे नहीं जाता और इनके लिए वो अफोर्डेबल है उतना डीप सोचना, तो आई थिंक जब तक 580-600 के नीचे नहीं जाता है तब तक आई थिंक ट्रेड में बने रहे। नहीं, मान लीजिए ये और खरीदें तो इनका एवरेज तो काफ़ी नीचे चला जाएगा।
दिक्कत नहीं है देखिए क्या? नीरज जी, देखिए 10 बैगर होने के बाद यहाँ से 10 बैगर होने के बाद आप थोड़ा इनको ये बोलना मुश्किल है मेरे लिए कि भाई ये यहाँ पे और लें। ऑलरेडी चीज 10 बैगर हुई है तो या तो थोड़ा करेक्शन का वेट करें और जैसे मैंने बोला किन्हीं कारणोंवश अपने लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट एरियाज के आसपास आता है, जब जब भी कोई बड़ा बुल मार्केट होता है तो वो अपने एरियाज को टेस्ट करने रीटेस्ट करने आता है। तो मुझे लगता है कि जब कभी किसी कारण से 580 600 रीटेस्ट करने आए तब ऐड करें, अभी नहीं। ओके। सरोज का सवाल है जो सोशल मीडिया से ले रहा हूँ। 300 शेयर ओरिएंट पेपर के हैं इनके पास 46 के प्राइस के, जी क्या करें? देखिए बहुत जो है रेगुलर कवरेज का स्टॉक नहीं है यहाँ पे। आई थिंक अगर ट्रेड में है तो मेरे हिसाब से बने रहें। मैं इनको बहुत यहाँ पे क्लियर मदद नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर रेड्डीज में आपकी क्या राय बनती है? जी डॉक्टर रेड्डीज डॉक्टर रेड्डीज तो देखिए अभी न्यूज के घेरे में वापस है और हमेशा से इस पर्टिकुलर सेक्टर या स्पेस में आता रहता है इस तरह का। आई थिंक सप्लाईज तो रहे हैं यहाँ पे भी। जब मैं जाके थोड़े से लंबे अवधि के सेटअप्स देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि भाई अगर आप देखें तो 2020 के आसपास के बाद से अगर आप इसके चार्ट रीड करना शुरू करें तो बहुत ज्यादा डिसाइसिवली 5500-5600 के ऊपर जा नहीं पाता। एक बार गया था लास्ट ईयर, बट उसके बाद फिर इमीडिएटली सेल ऑफ आ जाता है। तो थॉट यही है कि भाई अगर इन एरियाज पे इसको प्रेशर है ही 5500-5600 पे, तो जब तक डिसाइसिवली एक मंथली बार कोई इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए अब तब तक तो मुझे लगता है कि 4-5 महीने से यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। और ये भी आप मान के चलिए कि जो एक इनसाइडर होता है उसको हमेशा थोड़ी सी पहले से पूर्वाभास होता है, जो लोग उसको ज्यादा अच्छा रीड करते हैं। आई थिंक उस तरह की सेलिंग मुझे ऑलरेडी यहाँ पे 4-5 महीनों से दिख रही है, क्योंकि स्टॉक जाके थमसा गया था 5500, 5600, 5700 की रेंज में और स्लोली कोई डिलीवरी यहाँ पे सप्लाई की और अब गैप डाउन से नीचे गया है। तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं और 4500-4600 के लेवल्स भी यहाँ पे नेक्स्ट 9-12 महीने में नीचे में आ सकते हैं। ओके। सुब्रोस का शेयर देखिए सरवेन 11% ऊपर है आज, 500 रुपये ब्रीच किया इसने जी। अभी और दमखम है इसमें? अब देखिए ऑलमोस्ट का इतना बड़ा गैप जो ये आ गया है, अब इसको कहीं ये बचाएगा और इस स्टॉक के अंदर ये आदत रही है। पीछे भी इसने इस एरिया में गैप किया था। अगर मैं जाके डेट देखूं तो ऐसे ही किसने गैप किया था जून 2023 में, बट वो गैप सस्टेन नहीं हुआ और 480-500 वाला फिर नीचे में 360 तक भी शेयर गया हुआ है। तो आई थिंक ये सबके प्रोफाइल में नहीं है। हाई रिस्क ट्रेडर्स हाई बीटा स्टॉक है, तो आई थिंक सबके प्रोफाइल वाली चीज नहीं है। बट मुझे इस गैप से कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इन एरियाज के पास आके ये हमेशा फेल हो जाता है, ऐसा मुझे हिस्टोरिकली दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगा किसी के पास है तो आई थिंक मुनाफा बांधने की भी कोशिश करें। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हितेश भाटिया का आगरा से जुड़ रहे हैं। हितेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल सर। नमस्कार सर। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार सर्वेंद्र जी। पहले बहुत तो बहुत आप लोगों नमस्कार। को बहुत बहुत सर बधाई दूंगा कि आपकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक 2000 शेयर एक्साइड का मैं 221 में लेके बैठा हुआ हूँ। नीरज जी ने मुझे कहा था कि आप मत बेचिएगा, इसको होल्ड करिएगा। अब 221 से 291 आ गया है। तो मैं चाहूंगा कि मुझे आप लोग बताएं, मुझे मार्गदर्शन करें कि मेरे को 1 से 2 साल तक कहाँ मुझे रखना चाहिए। सर बेचूंगा तो नहीं मैं इसको, क्योंकि मुझे अपने भारत पर भरोसा है, मुझे अपनी सरकार पर भरोसा है, मुझे आप लोगों पर भरोसा है सर। और दूसरा मेरा शेयर है सर टाटा इन्वेस्टमेंट का, मुझे टाटा पर भी भरोसा है सर। 100 शेयर मैंने टाटा इन्वेस्टमेंट के लिए हुए हैं और उसका मेरा मार्केट परचेज प्राइस है सर 4040 रुपये समथिंग का। सर आप मार्गदर्शन करिए सर, पैसा कमाना चाहते हैं आपके सानिध्य में। जी पहले तो एक्साइड की बात करते हैं। एक्साइड 2000 शेयर 221 पे है और भी चल रहा है 292 रुपये। सरवेंद्र जी ये कह रहे हैं बेचेंगे नहीं, रखेंगे आगे भी, बताइए कहाँ तक जा सकता है? नहीं देखिए बड़ा स्ट्रॉन्ग तो व्यू इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसमें और स्टॉक बढ़िया चला हुआ है, इनको पैसे आए हुए हैं। तो बट मैं इनको हमेशा यही बोलूंगा कि ऑलवेज हमेशा एक विनिंग पोजीशन में थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो भी इनको कंफर्टेबल हो हमेशा रखना चाहिए। किसी हर आदमी का कंफर्ट लेवल और रिस्क टेकिंग एपेटाइट अलग अलग होती है। बट एक अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और आपको लगता है मैं कोई चीज 12-18 महीने यूज होल्ड करूंगा, तो एक बेसिक डेफिनेशन जो है कि भाई किसी भी लेवल से अगर कोई चीज 15-20% घट जाती है तो कंसर्न का कारण बन जाती है। तो आई थिंक कहीं एक डीप स्टॉप लॉस, जब इनका व्यू बहुत लंबा है तो स्टॉप लॉस को वाइड रखें, थोड़ा एक डीप स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास या उससे 10-12 रुपए ऊपर बना के मेरे ख्याल से एक्साइड में बने रहे। 300-305 का एक आंकड़ा रहा एक्साइड के लिए जहां पे पिछली बार अटका था। थॉट यही है कि उन एरियाज को प्रोब कर रहा है। 12 दिसंबर 2018 के जो लेवल थे इसके, वो इसको अब ये जाके कहीं निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक उस कश्मकश में थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 दिन इसको वॉच कर लें, बट अलर्ट रहें।
अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर इनको नीचे के लोअर लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एक 10-12 दिन इसको वॉच लिस्ट पे रखें, और चाहें, जैसे मैंने कई लोगों को बोला है अभी कि भाई ये दिसंबर का क्लोज में ईयरली देख लूं तो और क्लैरिटी होगी, तो चाहें तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में वापस एक राय ले लें। बट इसका ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है। अगर इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड को एक लंबी चाल इसमें आनी है तो इसको एक ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से इसके पास चॉइस नहीं है इन एरियाज के आसपास रहने की, नहीं तो फिर फिसल जाएगा नीचे। टाटा इन्वेस्टमेंट जी 4283 रुपये का शेयर है। जी 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 क्या करें इसमें? देखिए बात वही है, थोड़ा सा इलिक्विड सा शेयर है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग को कंड्यूसिव नहीं है, बहुत ज्यादा आप इस पे मोमेंटम नहीं खेल सकते। बट अब इनका अगेन व्यू वही है कि वे 12-18 महीने 24 महीने उस तरह का कहीं ये होल्ड करना चाह रहे हैं, इनकी आवाज और उनकी टोन से वो लग रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे भी इनको राय दूंगा कि बने रहें, और जब उस अवधि में खड़ा रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉसेस डीप रखने पड़ेंगे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं मेरे को लगता है इनको एक 3500 के आसपास कहीं इस पे एक स्टॉप लॉस इनको बना के रखना चाहिए। ओके, दोनों में चूंकि इन्वेस्टर हैं आप तेजी, तो स्टॉप लॉस आपका डीप रहेगा, हो सकता है लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा इसमें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और सवाल जवाब लेंगे। और सवालों के आपके जवाब दिए जा रहे हैं सूर्य सरविंद द्वारा। अगला सवाल है सुरेश श्रीवास्तव का जमशेदपुर से। सुरेश जी नमस्कार, बताइए सर। जी वाजपेयी जी प्रणाम। जी प्रणाम सर। सर सरवन जी को भी प्रणाम। बहुत बहुत नमस्कार। तो मेरे पास टाटा स्टील है 100 रुपये का भाव पर 10,000। तो एक तो ये जानना है कि ये क्या पुरानी स्थिति को आएगा अपना पुराने जो 1000 के पार, और दूसरा ये है कि आप जो 22,000 दिखा रहे हैं वाजपेयी जी की स्क्रीन पे, एक क्या 50,000 होगा निफ्टी का भी? निफ्टी 50,000 क्यों सर, 2 लाख होगा। सिंपल तो मैं जैसे चल रही है। हाँ मैं बता रहा हूँ सर, क्या है कि आप पूरा इतिहास उठा के देखिए निफ्टी और सेंसेक्स का, तो जब से इनका जन्म हुआ है तब से ये 12-14% का एनुअलाइज्ड रिटर्न देते हैं, एवरेज एनुअलाइज्ड। तो अगर इसको सिंपली एक्सेल शीट में आप डालेंगे तो आपको दिखेगा कि कितने कितने सालों में बढ़ा। तो कंपाउंडिंग जब होती है ना तो बहुत कुछ सालों बाद बहुत बड़ा नंबर दिखता है। तो 50,000 का निफ्टी तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आपको अगले 2-4 सालों में आता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए कोई बहुत आपको ऐसे सुन के लगता हो अरे 50,000 का निफ्टी अभी 21,000 में ही है, कैसे जाएगा, आपके आंखों के सामने देखते देखते जाए कि इसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। तो वो बिल्कुल जाएगा। इसलिए मैं तो बहुत होपफुल रहता हूँ हमेशा इंडिया स्टोरी को लेकर के, तो इसलिए हम लोगों ने उसको लिख रखा है। तो अब आपका लेते हैं सवाल। टाटा स्टील 10,000 शेयर 100 रुपये पे लिए, 130 पे चल रहा है, और पुरानी ग्लोरी को हासिल करेगा कि नहीं, इसका जवाब देंगे सरवेन जी। देखिए पुरानी ग्लोरी को तो हासिल करेगा, मे बी टाइम लगेगा। दो स्पेस आई थिंक आईटी और मेटल्स में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है। कुछ स्टॉक चल गए हैं तो मेटल इंडेक्स आपको हाई पे दिखा है, बट आई थिंक टाटा स्टील किन्हीं कारणों से आप देखिए हमेशा इस एरियाज में प्रेशर आ जाता है, 130, 125, 130 वाले एरियाज में इसको थोड़ा प्रेशर हमेशा रहा है। और इस बार भी ये जो टर्न चला है ये भी 130-35 वाली रेंज में से ही इसमें वापस ये स्विंग टॉप जिसको हम बोलते हैं, वीकली में जिस तरह का कैंडल इसने बनाया है, आई थिंक मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म सेटअप यहाँ पे टॉप बन चुका है। अब अगर इनके पास अवधि लंबी है और ये कॉस्ट के आसपास कहीं स्टॉप लॉस रख के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के अगर बने रहना चाहते हैं तो इनको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और ग्लोरीज तो नई वाली जो है वो पुरानी वो आएंगी, बट उनमें टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेक्टर और स्पेस और स्पेशली ये स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी ने लास्ट 6 महीनों में कम से कम 4-5 नए हाई रख दिए, बट ये स्टॉक अभी तक नया हाई नहीं रख पाया। ये अपने आप में एक थोड़ा सा रेड फ्लैग है, एक चिंता का विषय है। बट आई थिंक टाइम वाइज अच्छा स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स को पकड़ेगा। अंडर परफॉर्मेंस हमेशा रिवॉर्ड होती है, आउट परफॉर्मेंस कभी कभी पनिश होती है। तो आई थिंक मौका है इसके पास बाजार को पकड़ने का। तो यस, ट्रेड में बने रहे और कहीं कॉस्ट पे या उससे एक 5-7 रुपए ऊपर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। अच्छा, एडजस्टेड पुरानी ग्लोरी तो बहुत जल्दी हासिल कर लेगा, 146-47 पे बैठती है, लेकिन इनकी इच्छा है कि पिछली बार की तरह 1,000 रुपये जाए फिर से यहाँ से, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो हो सकता है, ऐसा कोई असंभव नहीं सर, इंडिया स्टोरी बिलीव करते हैं तो ज़रूर हो सकता है। अगला स्टॉक है प्रशांत ठाकुर का, वडोदरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बताइए सर। सर मेरे पास कार्बोरंडम यूनिवर्स के मैंने शेयर लिए हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत की है। मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें और निवेश करना चाहिए 2-3 सालों के लिए। कार्बोरंडम यूनिवर्सल आपने लिए 1190 में,
अभी लिए हैं? 1190 में। पहली बार लिए हैं क्या? नहीं सर, मैं रेगुलर निवेश करता हूँ। मेरे पास अस्tra माइक्रोवेव के 380 के भाव में भी शेयर लेके रखे हैं मैंने। अच्छा, मतलब पहले से निवेशित है, लेकिन ये वाला स्टॉक पहली बार लिया है? नहीं, हाँ, ये वाला स्टॉक पहली बार लिया है। मुझे ये जानना था कि इसको रेगुलर रखना चाहिए या तो फिर 20-25% अगर अच्छा मुनाफा मिले तो एग्जिट हो जाना चाहिए, इसके लिए जानना था। सरवीन जी, क्या लगता है कॉर्बोरेंडम यूनिवर्सल? देखिए, फिलहाल आई थिंक एक मीडियम टर्म प्रेशर जोन एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है और वहां पे उसी के आसपास कहीं का ये ट्रेड भी है। अगर एक खुद सेटअप थोड़ा देखें तो देखेंगे जून के बाद से किन्हीं कारणों से 1200 के ऊपर बहुत ज्यादा टिक नहीं पा रहा है। जाता है लेकिन टिक नहीं पाता है 1200 के ऊपर। तो आई थिंक इन एरियाज में थोड़ा प्रेशर है, टाइम इनको देना पड़ेगा और शायद टाइम इनके पास है। तो अगर टाइम देते हैं तो आई थिंक ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हर ट्रेड जो आपने लिया है, हर ट्रेड में कहीं आपको एक अपना रिस्क भी डिफाइन करके रखना चाहिए। तो आई थिंक वट एवर इट इज, यहाँ पे मुझे जो एक डबल बॉटम जैसा सिनेरियो दिख रहा है 1020 1040 के आसपास, आई थिंक उन एरियाज के आसपास कहीं एक राउंड फिगर के आसपास इनका एक स्टॉप लॉस भी रहना चाहिए। और ये मैं इनको बोल रहा हूँ कि जब ये 12, 18, 24 महीने के होराइजन की बात कर रहे हैं तो एक 15 to 20% का एक वाइड स्टॉप लॉस रख के आई थिंक ट्रेड में बने रहें। ओके, तो बने रहिए इसमें। जितनी देखिए इस तरह की कंपनी है ना, कॉर्बोरेंडम है या थर्मैक्स है, AIA इंजीनियरिंग है, इस टाइप की जो कंपनीज है ना, कमिंस इंडिया है, इन सब में रुक के तेज़ी होती है। कई बार करेक्शन भी लेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ये सब चलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो फिर आपको उस तरह सोचना चाहिए। अगर ट्रेडिंग वाले हैं, जैसे सर्वे समझा रहे थे कि आपको फिर बहुत क्लोजली उन सब चीज़ों को वॉच करना पड़ता है, तो उस लिहाज से ये चीज़ें बनती हैं। और इस बीच एक खबर नीचे फ्लैश हो रही है कि कैश मैनेजमेंट के लिए इंडियन बैंक से ऑर्डर मिला है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना को। स्टॉक 30 रुपये ऊपर है, 4% की इसमें एक तेज़ी आ गई। देखिए आजकल छोटी छोटी खबरों में स्टॉक ज़बरदस्त रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये इंडियन बैंक से इनको मिला। वैसे आज सरकारी बैंकों में बड़ी खबरें हैं, गजब स्टॉक चले हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक देखिए अब 10-11% ऊपर। छोटे छोटे बैंकों में बड़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।